यस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? ओके, तो आज हम लोग कोरिलेशन वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, क्योंकि यही चैप्टर का आपको थोड़ा सा टेंशन होगा। बाकी तो ठीक है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा डूएबल है। सेकेंड जो चैप्टर है वो भी फॉर्मूला बेस्ड है, वो अगर आपने थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस किया तो जम जाएगा। इंडेक्स नंबर भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आपको फॉर्मूले थोड़े से इसके टफ लग सकते हैं, तो इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग ने एक एक चीज डिटेल में पढ़ा है। चलिए, so there are two things in this correlation and the other thing is regression. Correlation talks about establishing relationship between two variables. हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल्स के कोरिलेशन की बात करेंगे, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एट दिस लेवल वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस लीनियर कोरिलेशन। हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट करने के चार तरीके देखते हैं। एक है स्कैटर डायग्राम, दूसरा कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको प्रोडक्ट मोमेंट मेथड भी बोलते हैं। देन तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। अब इसमें जो स्कैटर डायग्राम वाला मेथड है, इट हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग और इन अंडरस्टैंडिंग बोथ लीनियर कोरिलेशन एज वेल एज कर्वी लीनियर कोरिलेशन। बट जो बाकी के जो मेथड्स हैं, दे हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग ओनली लीनियर कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम वाले मेथड से हम लोगों को सिर्फ नेचर का आइडिया लगता है, कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाई पॉजिटिव है या लो है, एंड सो ऑन, लेकिन एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता नहीं चलता है। ये बाकी तीनों मेथड्स में हमको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले तो इस चैप्टर में डिस्कस किए थे अबाउट बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करके उसका एक साथ में साइमल्टेनियस बेसिस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं। इसमें से हम लोग अगर जैसे जैसे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स जो है वो हम लोग ने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स भी हम लोग ने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। सो 5 + 5 टोटल 10 क्लासेस बन गई है। सो अगर हम लोग इसमें से कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जाए तो देयर विल बी टोटल 10 कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब कि अगर मैथ्स की कोई कंडीशन लगा करके स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो ये एक बनेगी। ऐसे 5 मैथ्स की कंडीशन लग सकती है, 5 स्टैटिस्टिक्स की कंडीशन लग सकती है। देन देयर आर 2 मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल। One marginal distribution represents total of statistics marks and one marginal distribution represents total of mathematics marks. Then how many cells are there? Number of cells which are there represents 5 into 5 cell inside the body, means P into Q. अगर statistics के P क्लासिफिकेशन है, मैथमेटिक्स के Q क्लासिफिकेशन है, तो ये हो जाएगा P into Q। बराबर है? ये सब हम लोग ने डिस्कस किया था और उसके MCQ सेट A में ही थे, वो सॉल्व किया था। फिर इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द चैप्टर, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन के वक्त हमने डिस्कस किया था, दो वेरिएबल्स का जो कोरिलेशन है वो -1 से +1 की स्केल में कहीं ना कहीं बैठता है, इंक्लूडिंग दिस लिमिटिंग वैल्यूज। ये दोनों वैल्यूज भी पॉसिबल है। अगर +1 है मतलब कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, अगर -1 है मतलब परफेक्ट नेगेटिव। जितना वो 1 या -1 के करीब जाएगा उतना कोरिलेशन का जो डिग्री या मैग्नीट्यूड है वो हाई रहेगा। जितना वो 0 के करीब आएगा उतना उसका डिग्री या मैग्नीट्यूड जो है वो लो रहेगा। अगर दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं, सेम डायरेक्शन में बढ़ते हैं या सेम डायरेक्शन में रिड्यूस होते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि कोरिलेशन इज पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन। और अगर वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन द टेम्परेचर बट साइमल्टेनियस डिक्रीज इन द सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं तो हम बोलते हैं कोरिलेशन इज नेगेटिव और इनवर्स और इनडायरेक्ट। तो ये कुछ बेसिक उसका थियरी था। अब ये जो 3 अलग अलग मेथड्स की हमने बात किया अपार्ट फ्रॉम स्कैटर डायग्राम, तीनों से आंसर अलग अलग आएगा। सेम डेटा पे भी अगर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इट विल नॉट गिव यू द सेम आंसर। बट बिफोर वी एक्चुअली टॉक अबाउट दीज फॉर्मूले, फर्स्ट वी विल डिस्कस बेसिक्स अबाउट स्कैटर डायग्राम विच इज वेरी इजी। स्कैटर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आया तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि सॉल्व कुछ नहीं करना है, आपको बस पता रहना चाहिए कि स्कैटर डायग्राम इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। एक तरफ x एक्सिस रहेगा, एक तरफ y एक्सिस रहेगा। इफ बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट, मतलब हम लोग इसमें पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, x और y के साइमल्टेनियस जो पॉइंट्स आते हैं बाइवेरिएट के या तो फिर जो ऑब्जर्वेशंस, उसको प्लॉट करेंगे। और अगर मूवमेंट जो है वो बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ है, तो जब x की वैल्यू लो है तो y की भी वैल्यू लो है।
जब x की वैल्यू हाई की तरफ जा रही है तो y की भी वैल्यू हाई की तरफ जा रही है, सो इट रिप्रेजेंट्स दैट द कोरिलेशन इज पॉजिटिव। अगर वो स्ट्रेट लाइन में है, बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट एकदम स्ट्रेट लाइन में पूरे पॉइंट्स हैं, मींस इट इज परफेक्ट पॉजिटिव। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है लेकिन वो लाइन के एकदम आसपास में है, एकदम आसपास, बहुत ज्यादा वाइडली स्कैटर्ड नहीं है, तो पॉजिटिव है और वो हाई डिग्री पॉजिटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। और अगर नीचे बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ जा रहे हैं बट थोड़े ज्यादा स्कैटर्ड है, तो हम बोलेंगे लो डिग्री पॉजिटिव। वो +1 से थोड़ा सा दूर है लेकिन 0 से तो बड़ा है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर स्कैटर डायग्राम में टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक के जा रहा है तो इट्स लाइक योर डिमांड एंड प्राइस वाला कर्व जो रहता है जिसमें नेगेटिव कोरिलेशन दिखेगा। इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, इट मींस कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव, मतलब कितना, -1। इफ इट इज नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन बट पैटर्न मोस्टली ऐसा है कि टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट है, थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स हियर एंड देयर है, तो हम लोग बोलते हैं दैट इट इज नेगेटिव, हाई डिग्री नेगेटिव। अगर लाइन के आसपास है तो इफ दे आर नैरो बैंड, इन अ नैरो बैंड, अगर वाइडली स्कैटर्ड है तो फिर लो डिग्री नेगेटिव। ये बेसिक समझा है आपको। देन स्कैटर डायग्राम में हमको कभी कभार कर्वीलिनियर कोरिलेशन वगैरह का भी आइडिया लग जाता है, बट उसका एक्चुअल कैलकुलेशन हमारे स्कोप के बियॉन्ड है। सिर्फ एक एमसीक्यू आया है आपके सेट ए में कि स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू फाइंड और हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड लीनियर कोरिलेशन, curvilinear correlation, both the above. So answer is both the above. But all these three other methods helps us to find only linear correlation. बराबर है। स्कैटर डायग्राम में कभी कभार जो पॉइंट्स है दे मे बी हैफेजार्ड और दे मे बी इन रंगोली पैटर्न, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और पॉइंट्स में बी इन सम सर्कुलर पैटर्न। सो इन दैट केस द कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन इज 0। जिस कोरिलेशन की हम बात करें लीनियर कोरिलेशन विल बी 0 if the points are even in a line parallel to x-axis or parallel to y-axis, then also the linear correlation is 0, because एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हम लोग के कोरिलेशन वाले पार्ट में पढ़ा था। एंड देन वी ऑल्सो यूज दिस डायग्राम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग रिग्रेशन लेटर ऑन, तो उसके हम लोग रुक के बात करते हैं। तो आई होप स्कैटर डायग्राम के ऊपर में क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर लोगे आराम से, है ना। मतलब 15-20 मिनट तो क्लास में लगते उस टॉपिक को, घर पे पढ़ने को तो 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। देन वी डिस्कस दीज 3 वेरियस फॉर्मूले। अब क्या होता है ना, कोई भी चैप्टर अगर हम लोग पढ़ते नहीं है, बहुत समय तक के गैप बन जाती है, या उस समय कोई कारण से ध्यान नहीं दे पाए थे, तो वो हमारे दिमाग में उसका फियर क्रिएट हो जाता है, मतलब जस्ट बिकॉज इट इज एन अननोन टेरिटरी। एक बार अगर हम लोग उसको टैकल कर लिए ना तो वो फिर हमारे कंफर्ट जोन के अंदर आ जाता है। सो वैसा ही है, अब मैंने भी इतनी बार पढ़ लिया, पढ़ा दिया है, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ गया। सो ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आपने अभी तक के 1 या 2 बार ही पढ़ा होगा, तो उसको अगर आप थोड़ा 1-2 बार देख लोगे, जो भी हर सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स में आपको थोड़ा सा एक फियर सॉर्ट ऑफ लग रहा है, अरे ये इसमें थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, तो उसको पहले टैकल कर लो। मतलब इफ नॉट बिफोर योर फर्स्ट राउंड ऑफ टेस्ट सीरीज, सेकंड राउंड के पहले कर ही लो। 16 मई को आपका सेकंड राउंड है, उसके पहले आप टैकल कर लो, सो दैट वो जो फियर्स है वो बाद में और बड़े नहीं होंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ये पेंडिंग रह गया तो इसके डर के कारण धीरे धीरे सब्जेक्ट के बाकी टॉपिक्स में भी आपको चिंता होने लगेगी, एंड देन वो सब्जेक्ट ही धीरे धीरे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। तो आप इसलिए जो जो चीजों में डर लग रहा है उसको पहले प्रायोरिटी पे टैकल करो। तो ये हो गया। देन पहले ये दोनों बता देता हूँ, ये दोनों क्योंकि ज्यादा छोटे छोटे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन बड़ा सिंपल है, ये बोलता है कि हम लोगों को एक बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस क्या था 2c माइनस m अपॉन m, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। तो इसमें c बताता है कि कॉन्करेंट डेविएशन कितने हुए, m बताता है कि कितनी नंबर ऑफ पेयर्स को हमने ऑब्जर्व किया। इसके तो 4-5 ही क्वेश्चंस थे, ये बेसिक फॉर्मूला हमको पता रहना चाहिए। अब इसमें m क्या है, m इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल पेयर्स ऑफ डेविएशन। मतलब अगर आपके पास टोटल 8 पेयर्स है डेटा का, तो आप उसमें से 7 पेयर्स को ऑब्जर्व करोगे, वैल्यू ऑफ m विल बी 7। क्योंकि फर्स्ट वाले जो जोड़ी है उसमें डेविएशन नहीं पता है, लेकिन उसके बाद से हम लोगों को डेविएशन पता है। इसमें हम लोग सिंपली जो भी डेटा दिया है उसमें उस वेरिएबल में इमीडिएटली प्रीसीडिंग वैल्यू से पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि नेगेटिव चेंज आ रहा है, वो साइन देखते हैं। अगर x वेरिएबल बढ़ रहा है एंड एट द सेम टाइम नीचे y वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो उसको कॉन्करेंट डेविएशन बोलते हैं। दोनों कम हो रहे हैं तो भी उसको कॉन्करेंट बोलते हैं। अगर x बढ़ रहा है लेकिन y वेरिएबल कम हो रहा है
या अपोजिट तो उसको हम लोग कॉन्करेंट में काउंट नहीं करते। ये बेसिक। और वो जो 2c माइनस m आपको बताया, उसकी साइन अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट के अंदर भी पॉजिटिव साइन आएगी, बाहर भी पॉजिटिव साइन आएगी। अगर 2c माइनस m की साइन नेगेटिव है वो तब होगा जब आधे से कम कॉन्करेंट डिविएशंस हैं। जब अगर समझो आपने 8 पेयर्स ऑब्जर्व किया और 4 से भी कम कॉन्करेंट है तो वो नेगेटिव आएगी उसकी साइन 2c माइनस m। तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगी जिससे वो 2c माइनस m का एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएगा ताकि स्क्वायर रूट ले सके, और स्क्वायर रूट के बाहर भी नेगेटिव साइन आ जाएगी। तो ये देखो, ये बेसिक फॉर्मूला था, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। 2c माइनस m इज ग्रेटर देन 0, देन टेक पॉजिटिव साइंस एट बोथ द प्लेसेस। इफ इट इज लेस देन 0 देन टेक नेगेटिव साइन एट बोथ द प्लेसेस। तो ये हम लोग ने कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस किया था। जैसे कि ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ने क्या देखा था कि पिछले वेरिएबल के साथ में या पिछले गिवन वैल्यू के साथ में आप मूवमेंट कंपेयर करो। सो बेसिकली दिस मेथड इग्नोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, इट ओनली कंसीडर्स द साइन ऑफ चेंज, कि पॉजिटिव चेंज हुआ है कि नेगेटिव चेंज हुआ है, कि यहाँ 68 से 43 नेगेटिव चेंज हुआ है, 43 से 38 माइनस हुआ है, कितना माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता है, 38 से 78 पॉजिटिव चेंज हुआ है, एंड सो ऑन। फिर हम लोग ये दोनों साइंस को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों साइन नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट प्लस आता है, दोनों साइन पॉजिटिव है तो भी इनका प्रोडक्ट प्लस आता है, बट कभी अगर साइन अपोजिट डायरेक्शन की है तो इनका प्रोडक्ट माइनस आता है। तो जितने प्लस वाले डिविएशंस आए उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट डिविएशंस, और टोटल जितनी पेयर्स हमने कंपेयर किया उसको हम लोग बोलते हैं m, एंड m विल बी ऑलवेज 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। टोटल 11 है यहाँ पर, उसमें से m कितना आया 10, तो उसकी मदद से फिर हम लोग ये कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभार इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर आपको डेटा दिया है और सीधा आपको आंसर कैलकुलेट करना है। 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कॉन्करेंट डिविएशन 4 थी, तो मतलब m is 10, m will be 9। छोटी सी बात का ध्यान रखना है, और बाद में तो फिर फॉर्मूले में पुट कर दो कॉन्करेंट डिविएशन मतलब c is equal to 4। देन कभी कभार आपको ये दिया रहेगा, ये जैसे वाला क्वेश्चन था हमने क्लास में किया था, आपको कोएफिशिएंट दिया है, ये वाला सॉल्व इसकी वैल्यू दिया है, और आपको क्या दिया है कॉन्करेंट डिविएशन c दिया है। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले m, और उन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो दैट विल बी m प्लस 1। वो बात का बेसिक सा ध्यान रखना। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड में, सो दैट बाद में आप उसको इजीली लीनियर इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकें। तो दिस वाज कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, इजी था ये वाला। ओके, तो अब अगेन इतने दिन की गैप हो गई होगी, अगर आप में से किसी ने पढ़ा नहीं होगा इतने समय में, तो इट्स ऑब्वियस कि एकदम नया नया सा लग रहा है, लेकिन अभी आप रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। जो जो चीज में आपको दिक्कत जाती है, बैकअप वीडियोस अवेलेबल है, उतना उतना पार्ट आपने उसका देख लेना है तो होते जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में। अब दूसरा, फिर हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, SRCC। याद है क्या कुछ? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसमें फॉर्मूला था 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, जिसमें हम लोग एट अ टाइम दो वेरिएबल्स को ही कंपेयर करते हैं। हम लोग दोनों वेरिएबल में हम लोग रैंकिंग देते हैं, हम लोग एक्चुअल वैल्यूज को रैंक में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो रैंकिंग जो मिली है उस रैंक का डिफरेंस लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने इसके ऊपर में बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस किया था, जैसे ये x और y दिया है। जनरली ये वाला जो मेथड है ये यूजफुल होता है इन द केस ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन इन द एट्रीब्यूट्स वेयर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर गिवन। जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में रैंकिंग दे दिया जज ने, तो हम लोग x और y जो रहता है वो रैंक्स है, और वो रैंकिंग का डिविएशन लेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का टोटल तो 0 आएगा, फिर डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे जो हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। वेरी सिंपल फॉर्मूला, बट ध्यान रखना 1 माइनस ये एक्सप्रेशन अलग है और ये वाला एक्सप्रेशन अलग है। डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर दिस पार्ट, डिनोमिनेटर इज ओनली फॉर द सेकेंड एक्सप्रेशन। 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। ये तीनों की कार्ल पियर्सन, SRCC ये वाला, और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविएशन, तीनों की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में आएगी, इंक्लूडिंग द 2 वैल्यूज। बराबर है? -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव, +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव। तो ये जो है ये हम लोग ने कई क्वेश्चंस में किया था।
जैसे ये भी क्वेश्चन किया था जिसमें आपको रैंकिंग ऑलरेडी दी थी, फिर कुछ क्वेश्चन हमने किया था जिसमें रैंकिंग हमने दिया था। अब रैंकिंग जब आप देते हो तो आप आइदर भी रैंकिंग दे सकते हो, हाईएस्ट से लोएस्ट दे सकते हो या लोएस्ट से हाईएस्ट दे सकते हो, बट दोनों वेरिएबल में सेम तरीके से देना है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में हाईएस्ट से लोएस्ट दिया था हमने, ये आपकी क्लास की फाइल है, 77 को हमने फर्स्ट रैंक दिया था, उसके बाद में आप देख सकते हो जो भी 75 को सेकंड रैंक दिया था, और बाद में जब हम लोग ने डिविएशंस निकाले थे तो वो रैंक्स के निकाले थे, एक्चुअल वैल्यूज के नहीं। हम लोग ने जैसे 3 - 6 किया था मैंने, लेकिन उसका स्क्वायर से मतलब है, इसलिए वो साइन इग्नोर हो जाती है, उसका स्क्वायर जो है वो हमारे काम का रहता है। डिविएशंस के स्क्वायर का टोटल एक बार वो मिल गया तो फिर बड़ी आसानी से हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, कोरिलेशन वर्ड देख करके सीधा कार्ल पियर्सन का मेथड अप्लाई नहीं करना है। कभी कभार रैंक कोरिलेशन रहता है तो हमको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर हमको रैंकिंग लेकर के काम करना है। एग्जाम में आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जिसमें 1 मार्क के लिए बहुत टाइम लग जाए, आता है तो उसको लास्ट प्रायोरिटी पे करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन डुएबल लगता है तो उसको आप कर सकते हो, फॉर्मूला आता है तो आप कर सकते हो। सो फॉर्मूले रिकैप करना है एग्जाम के एक दिन पहले भी। मेरे वनडे रिवीजन के जो नोट्स है आपको तब भी मिलेंगे, ऑलरेडी दिसंबर मंथ में मैंने अपलोड किया टेलीग्राम में, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें पूरे ऑल फॉर्मूले आर समराइज्ड ऑफ एवरी सिंगल चैप्टर। ओके, तो 1 - 6 समेशन d² अपॉन n³ - n, ये वाला फॉर्मूला है जो ये हमको रिवाइज करके रखना। देन नेक्स्ट, अगर इसमें कभी कभार, चलो इसमें कभी कभार तो डायरेक्ट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हमको आ जाना चाहिए। जैसे कि ये इस टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें हमको r दिया रहता है, समेशन d² दिया रहता है। समेशन d² इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रैंक, ये दिया रहता है। हमको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ n, तो हम लोग उसको अगर सॉल्व करते तो हमको अल्टीमेटली ये स्टेप तक हम लोग पहुंचे थे इसमें, n³ - n इज 990। और उसके बाद में अगर डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं होता है तो एक एक ऑप्शन को पुट कर करके देख लो कौन से ऑप्शन से वैल्यू मैच हो जाएगी। सो n³ - n 990 आता है when n = 10। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे। देन कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग कोरिलेशन वाले भी थे। रॉन्ग r दिया है, उससे करेक्ट r निकालना है। रॉन्ग r दिया है, उससे रॉन्ग समेशन d² मिल जाता है, फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना होता है। इफ यू रिमेंबर, ये हमारा बी कैटेगरी का 12th नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आपको लिखा है कि डिफरेंस हमने 3 ले लिया था इंस्टेड ऑफ 4, तो 3² इंक्लूडेड था 4² की जगह पर, तो 4² लिया, 3² माइनस किया, तो करेक्ट समेशन d² आ गया रॉन्ग वाले से, और फिर उसको पुट करके हमको आंसर आ जाता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर थे। एंड देन एक क्वेश्चन जिसके चांसेस कम है, आया भी तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा आपको। इन केस ऑफ टाई व्हाट टू डू, अगर रैंक्स टाई हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो उस केस में हम लोग रैंक सबसे पहले तो, जैसे यहाँ पर रैंक 4 और 5 में टाई था तो हम लोग ने रैंक्स दोनों को दिया था 4.5। यहाँ पर इस साइड में जैसे और कोई क्वेश्चन जिसमें 3 रैंक में टाई था, जैसे इसमें तो चलो ये 2 ही टाइज है, और कोई क्वेश्चन करोगे जिसमें 3 जगह टाइज है, जैसे रैंक नंबर से 2, 3 और 4 में टाई है, तो उसमें आप तीनों का जो एवरेज है 3 आता है तो तीनों को वही रैंक दे दोगे। जैसे यहाँ पर इस साइड में 2 और 3 में टाई था, मतलब सेकेंड पोजीशन पे टाई हो गया, तो देयर आर 2 वैल्यूज, तो 2 and 3, वो 2 and 3 का एवरेज रैंक दोनों को दे देंगे। सो दैट समेशन ऑफ d हमेशा 0 आता है, लेकिन फिर समेशन d² को हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है जिसमें 2 टाइज हैं, 2 जगह टाइज हैं, तो हम लोग ये एक्सप्रेशन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे और 2 बार ये ऐड कर देंगे। जो हमारा इक्वेशन है रैंक कोरिलेशन का, 2 बार ये वाला एक्सप्रेशन ऐड कर देंगे। 1/12 into n³ - m, दिस इज फॉर फर्स्ट टाइम, एंड 1/12 into n³ - m, दिस इज फॉर सेकेंड टाइम। पहले टाई के अंदर में 2 वैल्यूज टाई हुई तो m की जगह पे 2 लिखेंगे, ये m CCD वाले m से अलग है। दूसरे टाई के अंदर में भी 2 वैल्यूज टाई हुई तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। सो अगर ध्यान रहता है तो ठीक है, वरना इफ एट ऑल आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो एग्जाम के लिए, क्योंकि ये टाई वाला केस के आने के चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो 1/12 into n³ - m will be repeated for each tie and m will represent the number of values in that tie. So r will be equal to 1 - 6 into ये जो एक्सप्रेशन है, ये जितनी बार टाई हुआ उतनी बार ये ऐड हो जाएगा, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है। ये इसका लॉजिक क्या है ये मिस्टर स्पीयरमैन को पता है। अब हम लोग आ जाते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोरिलेशन का। फॉर्मूला इज गिवन बाय मिस्टर कार्ल पियर्सन।
प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन कहते हैं कि कोरिलेशन विल बी इक्वल टू कोवेरियंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला था, कोवेरियंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ व्हाट इज कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स? सो कोवेरियंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेरियंस। वेरियंस का फॉर्मूला अगर ऐसा है तो ये क्या था, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर था, तो हम करते हैं x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार समेशन अपॉन n। ये कोवेरियंस का एक फॉर्मूला है। देन ये फॉर्मूला था समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर, वेरियंस का फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो एक्स वाई और एक्स बार स्क्वायर की जगह लिख दो एक्स बार वाई बार। तो ये है कोवेरियंस का दूसरा फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले में से ये सेकंड वाला जो है नीचे वाला ज्यादा फास्ट आपको आंसर देगा, बट कोवेरियंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे चांसेस कम है। क्वेश्चन आपको मोस्टली पूछेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे। कोवेरियंस एक यूनिट वाला मेजर होता है, एब्सोल्यूट मेजर होता है। इसमें अगर एक x आपका वेरिएबल केजी में है, y वेरिएबल इंचेस में है, तो कोवेरियंस का यूनिट केजी इंच हो जाएगा। जैसे कोवेरियंस का जैसे वेरियंस का यूनिट केजी है, केजी वाला डेटा है तो केजी स्क्वायर हो जाता है। कोवेरियंस का यूनिट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट्स। तो कोवेरियंस अपने आप में बहुत ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं देता है। हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विच इज अ रिलेटिव मेजर, जिसका यूनिट खत्म हो जाता है, जिसकी वैल्यू हमेशा डेफिनेटली -1 से +1 के बीच में आती है, जिससे हम लोग कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम लोगों को नेचर ऑफ कोरिलेशन भी पता चलता है साइन के द्वारा, और हमको अमाउंट ऑफ कोरिलेशन भी पता चलता है मैग्नीट्यूड के द्वारा। 1 के ज्यादा करीब है मतलब हाईली पॉजिटिव है, मतलब +1 के ज्यादा करीब है तो, -1 के ज्यादा करीब है तो हाईली नेगेटिव है, एंड सो ऑन। कोवेरियंस क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग एक्सप्रेशंस का डिविएशन जो है, अलग अलग वेरिएबल के डिविएशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्क्वायर नहीं हो रहा है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जबकि वेरिएंस तो आपको पता है ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, तो ये तो कभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन खुद भी पॉजिटिव ही रहती है, और यहाँ पर ये बेसिकली स्क्वायर है ना, इसलिए ये पॉजिटिव रहता है। तो अब इसका यूज हम कैसे करते हैं? तो इसका यूज कुछ तो एक कभी कभार एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोवेरियंस दिया है, वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोवेरियंस अपॉन द स्टैंडर्ड डिविएशंस प्रोडक्ट। तो बस ध्यान रखना है कि वेरियंस ऑफ एक्स दिया है तो यहां पर लेते वक्त हमको स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है, वेरियंस ऑफ वाई दिया है तो यहां पर लेते वक्त हमको स्टैंडर्ड डिविएशन। आई होप यू रिमेंबर स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो यहां पर अगर आपने वैल्यूज गलत पुट कर दिया तो ऑब्वियसली फाइनल आंसर मैच नहीं होगा या गलत आ जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन उसके लिमिट्स पर भी आ जाते हैं कि लिमिट क्या अप्लाई हो जाएगी, तो ये भी देख सकते हैं आप, ये वाला। जैसे ये क्वेश्चन है कि अगर कोवेरियंस 15 है तो स्टैंडर्ड डिविएशन पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये भी हमने साथ में सॉल्व किया था। तो द रेशियो दैट रिप्रेजेंट्स r कैन नॉट बी मोर देन 1, इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर न्यूमरेटर 15 है तो डिनोमिनेटर 15 से तो ज्यादा ही रहना चाहिए, तभी जो रेशियो है वो 1 से छोटा आएगा। अगर ये डिनोमिनेटर मतलब प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन 15 से कम आ गया तो फिर तो ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी आ जाएगी, जो कि r के लिए पॉसिबल नहीं है। द वैल्यू ऑफ r विच इज द रेशियो ऑफ कोवेरियंस टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहां पर मैं माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोवेरियंस ऑलरेडी पॉजिटिव दिया है, तो माइनस तो हो नहीं सकता ये वाले केस। कोवेरियंस अगर पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव आएगा, कोवेरियंस अगर नेगेटिव है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा। तो ये हम लोग ने देखा है। देन इसी के टाइप का एक B.3 वाला भी क्वेश्चन था, इसमें भी था कोवेरियंस दिया है और हम लोगों को एक वेरिएबल की वैल्यू भी दी है, आई मीन एक स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, वेरिएंस दिया है, तो हम लोगों को दूसरे का रिस्ट्रिक्शन पता करना है। तो बात तो वही है कि उनका जो रेशियो है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 5 अपॉन समथिंग, 5 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y is less than 1, therefore standard deviation of y has to be more than or equal to 5, means variance of y will be more than 25 square। तो ये तो हो जाता है डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आपकी कोवेरियंस का, कोवेरियंस के ऊपर में जो बेस्ड फॉर्मूला है। बट देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के दो और फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं, ये तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, जिसका डेरिवेशन आपको नहीं भी आता है तो चलता है, सीधा हम लोग ये फॉर्मूले तक पहुंचते हैं।
एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, ये तो याद हो जाना चाहिए, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ। अब ये जो एक्सप्रेशन रहता है ये न्यूमरेटर से आप सोच सकते हो थोड़ा सा, एक्स वाई में एक्स एक्स सोचोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, समेशन एक्स समेशन वाई में दोनों जगह एक्स सोचोगे तो समेशन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। कुछ समझ रहे क्या? तो एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स दी होल स्क्वायर, पहला स्क्वायर रूट और दूसरा स्क्वायर रूट। अब वाई वाई सोचो, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई दी होल स्क्वायर। तो ये कार्ल पियर्सन का जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है उसी को सॉल्व करके तो ये हम लोग यूज करते हैं। कई बार अगर डायरेक्टली डेटा दिया रहा तो ऑब्वियसली क्लासेस में इसको अप्लाई करने में हम लोगों को काफी टाइम लगा क्योंकि लंबा फॉर्मूला है। हम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस में इस तरीके से काम किया, जैसे ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें तो चलो हमको डिफेक्टिव्स का परसेंटेज निकालने के बाद में फिर काम करना पड़ा, लेकिन हमको ये तीन जो स्पेशल वैल्यू से निकालना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम बेसिक सम ऑफ एक्स एंड वाई। फिर हम लोग ने काम किया एन नहीं, ये वाला तो ये किस तरीके से किया गया है, ये यहां पर दूसरे तरीके से किया गया है। अगर हम लोग इसको ये वाले तरीके से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ये यहां पर जो लिखा है एक्सप्रेशन ये दूसरे तरीके से लिखा है, ये दूसरा वाला है ना, डिविएशन वाला है। देन ये इसका एप्लीकेशन ये जैसे यहां पर किया था हम लोग ने, है ना, हम लोग ने क्या किया था, ये तो कोवेरियंस निकाला था, ये आर दूसरे तरीके से निकाला था, ये वाला है जिसमें हमारे पास में ये वैल्यूज दी है एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। इतना बस ध्यान रखना है, इससे डिनोमिनेटर के दोनों पहलू निकल जाते हैं। नाउ यू शुड आल्सो नो दैट आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स। आर एक्स वाई और आर वाई एक्स कोई अलग नहीं होते, बट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई जो हम रिग्रेशन में पढ़ेंगे वो अलग अलग रिग्रेशन के कोएफिशिएंट्स होते हैं। ओके, वो दो अलग अलग चीजें, आर तो सेम है। तो ये है ना, इस टाइप से हम लोग डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि अगर वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं तो हम लोग उसमें से चेंज ऑफ ओरिजिन करके फिर कोरिलेशन निकाल सकते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे यहां पर u में से u निकाला x में से 60 माइनस करके, v निकाला y में से 60 माइनस करके, 60 की जगह कुछ और भी कर सकते थे। तो u और v का जो कोरिलेशन निकाला वो ही कोरिलेशन रहेगा बिटवीन x एंड y, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये हम लोग ने उस वक्त डिस्कस किया था। इवन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट इट मे बी डिपेंडेंट ऑन द साइन। साइन से फर्क पड़ सकता है। अगर हम लोग ने x को पॉजिटिव b से मल्टीप्लाई किया, चलो p बोलता हूं, और y को नेगेटिव q से मल्टीप्लाई किया, तो x और y का जो कोरिलेशन था u और v के वक्त उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल बट द साइंस में डिफर। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाला पार्ट, इफ u इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड v इक्वल टू c प्लस डी वाई, तो मेन हम लोग देखते हैं b और d की साइन क्या है, x और y के कोएफिशिएंट की साइन क्या है। अगर b और d दोनों की साइन पॉजिटिव है या दोनों की साइन नेगेटिव है तो x y का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो ही u v का रहेगा। लेकिन अगर b और d की साइन अपोजिट है तो फिर कोरिलेशन का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। आर एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो आर यू वी नेगेटिव हो जाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड पे। आर एक्स वाई अगर नेगेटिव है तो आर यू वी पॉजिटिव हो जाएगा। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या आपको? तो जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें आपको ऐसा सिर्फ एक्स का ही चेंज दिया है, वाई में कोई चेंज नहीं है। फिर यू और वाई का पूछा है, एक्स वाई का कोरिलेशन दिया है, यू और वाई का पूछा है, तो आप क्या करोगे, ये जो एक्स का आपको इक्वेशन दिया है उससे पता करोगे कि यू जब एक्स के टर्म्स में लिखते हैं तो x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस है, और y में तो कोई चेंज ही नहीं किया तो y तो सेम है। तो अगर x का कोएफिशिएंट माइनस है और y का कोएफिशिएंट सेम है तो मतलब वो तो +1 है। तो उस केस में जो साइन है -0.60 वो साइन जो है वो +0.6 हो जाएगी। साइन जो है, साइन बेसिकली चेंज हो जाएगी, माइनस फिर गेट चेंज इनटू प्लस। तो ये चीज हम लोग ने पढ़े थे उस वक्त। देन यहाँ पर ये जो फॉर्मूले थे उसमें से एक ही डायरेक्ट वाला फॉर्मूला था जो कि कभी कभार एग्जाम में आपको डायरेक्ट डेटा दिया रहेगा, फाइंड द कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप उसकी मदद से फॉर्मूले की वैल्यूज पुट कर सकते हो। फिर ये थर्ड और फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला है
दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डेविएशन। तो इसमें आप क्या करते हो, कोवेरियंस ये वाले फॉर्मूले में डेविएशन वाले प्रॉपर्टी ये फॉर्मूले पुट करके फिर एन कैंसिल हो जाता है, तो आपको मिलता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और फिर इस अगर ऐसी वैल्यूज अवेलेबल है इन केस तो ये यूज करना है, वरना ये जो पहले पढ़े थे सेकंड नंबर वाला वो इजियर है। अब कभी कभार क्वेश्चन में कैपिटल X में रिप्रेजेंट x माइनस एक्स बार एंड कैपिटल Y में रिप्रेजेंट y माइनस वाई बार, तो हम लोग यही फॉर्मूले को ऐसे कुछ लिख देते हैं। तो ये हम लोग ने अगेन अप्लाई किया है, डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो ये कहाँ पर किया है हम लोगों ने, ये देखिए, ये कोवेरियंस कैलकुलेट किया था इस तरीके से, और फिर ये समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार उसके में अप्लाई करके आंसर हमारा दोनों तरीके से सेम आंसर आता है। तो ये फॉर्मूला उतना ज्यादा हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। देन वो सेम डेटा पे मैंने आपको ये वाले फॉर्मूले से भी आंसर निकाल करके बताया। देन चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी बाय चांस इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो डायरेक्टली आपको, जैसे हम लोग ने x और y यहां पर क्या लिया, ध्यान से देखिए, आपको डिफेक्टिव्स के साथ में साइज का कोरिलेशन निकालना था, तो हमने डिफेक्टिव्स का प्रोपोर्शन निकाला पहले और फिर साइज के साथ में कोरिलेशन निकाला। साइज का भी क्लासेस का मिड पॉइंट लिया x, और y मतलब कि इट वाज अ परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव्स, इट वाज नॉट डायरेक्टली द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, क्योंकि कितना डिफेक्टिवनेस है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो ये सब हम लोग ने देखा है। एंड देन ये फॉर्मूले हो गए हैं। इफ द इक्वेशन इज y इक्वल टू a प्लस bx देन इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन। अगर y और x का ऐसा संबंध है तो लीनियर इक्वेशन है, तो फिर कोरिलेशन b के साइन पे डिपेंड करता है। अगर b ग्रेटर देन 0 है तो r हो जाएगा, r बिटवीन x एंड y विल बी +1। अगर b लेस देन 0 है तो r की वैल्यू हो जाएगी -1। अगर b की वैल्यू 0 है तो फिर r विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 0। तो b की 0 है वैल्यू मतलब x तो 0 हो जाएगा, तो मतलब कि दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। x 0 हो जाएगा तो पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाएगी। सो इन दैट केस x की कोई भी वैल्यू डालो आप, y की वैल्यू फिक्स रहेगी। x की कोई भी वैल्यू पे, सॉरी गलत बोल दिया, x की कोई भी वैल्यू पे y की वैल्यू, x की अलग अलग वैल्यू से y की वैल्यू फिक्स है, तो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। व्हेन y इक्वल टू a, तो इसका इक्वेशन तो पैरेलल बनेगा, तो इन दैट केस द कोरिलेशन विल बी 0। तो ये हम लोग ने देखा है, if b इज इक्वल टू 0 देन ये सब चीजें। फिर हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। r square is coefficient of determination and 1 minus r square is coefficient of non determination। तो ये हमको बताता है कि परसेंटेज कितना डिपेंडेंसी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना डिपेंडेंट है। तो अगर कोरिलेशन जैसे कि 0.6 है बिटवीन x एंड y, और मान लो x के ऊपर में y डिपेंडेंट है, तो 60% डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो 0.6 का स्क्वायर जो है उतना डिपेंडेंट रहता है। मतलब कितना होता है 36%। 36% डिपेंडेंट है, मतलब 64% डिपेंडेंट नहीं है। तो 0.6 का स्क्वायर जो रहता है दैट रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड 1 माइनस r स्क्वायर रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ एलियनेशन या कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। तो ये भी हम लोग ने डिस्कस किया है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब जितना चेंज अकाउंटेड फॉर है, जो एक्सप्लेन्ड है आउट ऑफ द टोटल चेंज, और नॉन डिटर्मिनेशन मतलब कितना चेंज एक्सप्लेन नहीं है। तो इसको आप 1 के टर्म्स में भी लिख सकते हो, 100 के टर्म्स में भी लिख सकते हो। बट ये बात पक्की है कि वैल्यू ऑफ r स्क्वायर विल ऑलवेज लाई समवेयर बिटवीन 0 to 1। इट कैन नॉट बी मोर देन 1, कैन नॉट बी लेस देन 0, क्योंकि कोरिलेशन नेगेटिव भी रहा तो r स्क्वायर की वैल्यू जो है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हम लोग ने देखा है। देन ये वाला जो पार्ट था ये आपके सिलेबस से हट चुका है, आपको बता दिया था, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। ये क्वेश्चन और इसके जो फॉर्मूले हैं I hope it will be not asked in your exam, क्योंकि न्यू कोर्स की जो किताब आई है उसमें से उन लोगों ने हटा दिया है। सो दैट्स इट, ये चीजें हैं। फिर हम लोगों ने बाकी भी चीजें किया था। ओके, कोरिलेशन हमने तो क्वेश्चन सभी किया था, आपके होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह भी किया था। तो कोरिलेशन पार्ट में आप में से किसी को कुछ भी स्पेसिफिक पूछना है तो आप बता सकते हो।
मैंने आपको ब्रॉडली फॉर्मूले वगैरह रिकैप करवा दिए हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमने देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलिए, तो फिर अभी हम लोग बात करते हैं किस चीज की, रिग्रेशन की, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट था, रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें हम लोग एक वेरिएबल की मदद से दूसरे की वैल्यू को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जहां पर हमारे पास में हम लोग कोशिश करते हैं लीनियर इक्वेशन बनाने की, हम लोग जो पढ़ते हैं वो लीनियर रिग्रेशन है, तो वी ट्राई टू क्रिएट अ लीनियर इक्वेशन जो कि बेस्ट फिट की लाइन रहती है। Not always all points of given points of x and y will fall on the straight line। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ऐसी लाइन बन जाए जो कि ये पॉइंट्स के काफी क्लोज से जाए, सो दैट जो डिविएशंस का स्क्वायर है, ये जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिविएशन ले रहा हूं तो मैं x माइनस एक्स सी कर रहा हूं, तो डिविएशन का जो स्क्वायर है वो उसका समेशन जो है वो मिनिमम हो जाए। सो जब मैं हॉरिजॉन्टल डिविएशन लेता हूं, सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट x ऑन y। ओके, मैं x की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा हूं y की मदद से, तो उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। एंड अगर मैं एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बना रहा हूं और मैं ऐसा वर्टिकल डिविएशन ले रहा हूं जिसके जो डिविएशंस के स्क्वायर का टोटल मिनिमम होना चाहिए, तो उसको लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं। तो हम लोग तब करते हैं कैलकुलेशन ऑफ y ऑन x, तो हमारा लाइन होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब ऑब्वियसली ग्राफिकली हमको सॉल्व नहीं करना रहता है जनरली, लेकिन ये पता रहना चाहिए कि हम लोग डिविएशन किस डिविएशन की बात कर रहे हैं। एक होता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y एंड दूसरा होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ y, और उसकी मदद से हमको एक लाइन मिलती है। वो लाइन मे और मे नॉट पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स, अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इट विल नॉट पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स, बट देन वो लाइन की मदद से हम x की गिवन वैल्यू से y की वैल्यू प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही x ऑन y की भी लाइन बनती है, वो दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट होती हैं वो पॉइंट होता है x बार कॉमा y बार। x और y का एवरेज होता है, जो गिवन डेटा है उसमें से x और y का एवरेज होता है वो वाला पॉइंट। सो अगर हम लोग दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो भी हमको x की वैल्यू में x बार मिल जाता है और y के इसमें y बार मिल जाता है। तो रिग्रेशन में कुछ तो थोड़े बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन लेटर पार्ट में कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड है जो कि एक्चुअल में काफी इजियर है। तो अगर आप वो छोड़ ही देते हो तो आप बहुत नुकसान करते हो खुद का। सम प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इजी। तो जब हम लोग ये दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड x इक्वल टू a प्लस बी वाई, दोनों में a और b अलग अलग है। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में जो b है उसको बी वाई एक्स बोलते हैं, एंड x इक्वल टू a प्लस बी वाई में जो b है उसको b एक्स वाई बोलते हैं। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई ये दोनों क्या है, ये इनको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो क्योंकि ये x या तो फिर y से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट और सेल्स के एग्जांपल से समझाया था कि हाउ द टोटल ऑफ y माइनस वाई सी होल स्क्वायर इज मिनिमम। सो एट व्हेन वी गेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट और लाइन ऑफ रिग्रेशन और प्रेडिक्शन लाइन। ओके, अब इसमें जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट रहता है, जैसे ये इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट है, y उस पर डिपेंडेंट है, इसको रिग्रेसर बोलते हैं। ओके, ये जो इंडिपेंडेंट, और इसको प्रेडिक्टेड वेरिएबल बोलते हैं, x को प्रेडिक्टर बोलते हैं, ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो रिग्रेशन की मदद से हम पास्ट डेटा को लेकर के फ्यूचर डेटा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट रिग्रेशन इज मोर यूजफुल व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज हाई। अगर कोरिलेशन बहुत लो है तो रिग्रेशन उतना उचित नहीं माना जाता है, बिकॉज अगर वैल्यू ऑफ r हाई है तो आप x ऑन y की लाइन बनाओगे या y ऑन x की बनाओगे, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कम रहेगा। अगर वैल्यू ऑफ r बहुत लो है तो दोनों के बीच में एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब प्रेडिक्शन उतना लेस एक्यूरेट होता जाएगा। सो ये एंगल वाली भी बात हम लोग ने किया है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। इफ r इज +1 और -1 तो फिर तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो बोथ द रिग्रेशन लाइन विल कोइंसाइड। इफ r रिड्यूसेस फ्रॉम 1, धीरे धीरे r की वैल्यू 1 से जैसे जैसे कम होती है तो ये दोनों लाइन के बीच में एंगल आता है, द एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे r की वैल्यू कम होती है, एंड एंगल इंक्रीजेस अप टू 90 डिग्री इफ द वैल्यू ऑफ r बिकम्स 0। अगर कोरिलेशन है ही नहीं तो रिग्रेशन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरिलेशन है इसीलिए हम लोग एक की मदद से दूसरे को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट r की मदद से रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी निकाला जाता है। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट r की मदद से ये पता रहना चाहिए, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें
तो हम लोगों को मिलता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इससे बहुत सारी यूजफुल प्रॉपर्टीज मिल जाती है। कभी कभार एग्जाम में आपको ये नीचे के 3 में से 2 वैल्यूज दी रहेगी, तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो यू शुड नो दिस दैट R is the geometric mean of byx and bxy. The correlation coefficient is the geometric mean of the regression coefficients. Have you studied all this? कुछ ध्यान में आ रहा है क्या हल्का फुल्का सा? तो ये चीज हम लोग ने देखा है। अब चलो पहले जो डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस थे उसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लेते हैं? तो पहला हमारा स्टेप रहता है बी वाई एक्स कैलकुलेट करने का। अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की लाइन चाहिए तो हम लोग पहले स्टेप में बी वाई एक्स कैलकुलेट करते हैं। बी वाई एक्स इसी फॉर्मूले से थोड़ा सा लिंक करके हम याद रख सकते हैं। न्यूमरेटर सेम रहेगा n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, क्योंकि हम लोग x से y प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू रहेगी दोनों जगह। ओके, और ये स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाएगा। तो ये बी वाई एक्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर हमको डेटा दिया है तो। अनदर फॉर्मूला इज लाइक दिस, कोवेरियंस अपॉन कोरिलेशन का फॉर्मूला ये थोड़ी देर पहले देखे थे। कोवेरियंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हो जाएगा कोवेरियंस अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स। वेरियंस ऑफ एक्स मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। ये भी एक फॉर्मूला है, नॉट वेरी मच एप्लीकेबल बट कभी कभार में भी अप्लाई कर सकते हो। देन ये वाला जो है इसमें अगेन नीचे से y हट जाता है और x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का टोटल वैल्यू आ जाता है विदाउट स्क्वायर रूट। न्यूमरेटर तो सेम है, बट जो मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला है हमारे जो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है उसमें वो ये वाला है बी वाई एक्स, जो भी डिस्कस किया r इंटू रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। बी एक्स वाई इज इक्वल टू r इंटू रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड वाला आएगा। इफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो आप जो b निकाल रहे हो वो x से निकाल रहे हो, तो डिनोमिनेटर में x आएगा। ओके, ध्यान रखना। और y इक्वल टू और x इक्वल टू a प्लस बी वाई है, तो ये जो b है ये b एक्स वाई है, तो इसमें x अपॉन y आएगा। x डिपेंड्स ऑन y, x ऑन y बोलते हैं। दिस इज द लाइन ऑफ x ऑन y। तो इक्वेशन भी उसकी वैसे ही बनी, फॉर्मूला भी वैसे ही बना। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ठीक है, वैसे ध्यान रखना है। फिर ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोगों को ये मिल जाता है। अब दिस ब्रिंग्स अस टू द प्रॉपर्टी दैट साइन जो है बी वाई एक्स की, बी एक्स वाई की और इवन आर की, तीनों की सिग्नेचर या जो साइन रहती है वो सेम रहती है। पॉजिटिव रहेगी तीनों की या तो तीनों की नेगेटिव रहेगी, इसको सिग्नेचर प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट। फिर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मोर देन 1। ये उसमें एक लिमिटेशन रहता है, उसको बोलते हैं कि प्रोडक्ट कैन नॉट बी मोर देन यूनिटी। मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी है कि भाई इट कैन नॉट बी मोर देन अ सर्टेन वैल्यू। ये एक ज्योमेट्रिक मीन वाली बात हुई हमारी। देन एक ये सिग्नेचर प्रॉपर्टी की बात हुई। ऑल थ्री विल हैव पॉजिटिव साइन और ऑल थ्री विल हैव नेगेटिव साइन। मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई विल बी नॉट मोर देन 1। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, इंडिविजुअली बी वाई एक्स या तो बी एक्स वाई 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन एक अगर 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से बहुत छोटा रहेगा, सो दैट उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 के अंदर रहे। सो दैट इज पॉसिबल दैट 1 is bigger than 1 and the other is smaller than 1, but the product should not be more than 1. But byx bxy दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो उनका प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ जाएगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उनका प्रोडक्ट आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। सो इन दैट केस गलत इक्वेशंस आपके सामने है। तो ये देखा था हमने। फिर अगर हम लोग ने बी वाई एक्स की वैल्यू कैलकुलेट किया, जैसे ये वाला क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को पहले हम लोग ने x की मदद से y प्रेडिक्ट किया, फिर दूसरा भी इक्वेशन निकाला, ये y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पहले किया था। इसमें b तो हम लोग ने ये फॉर्मूला से निकाल लिया था। अब फिर a कैसे निकालते हैं? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मीन। मीन की प्रॉपर्टी बोलती है इफ y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स देन y बार इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स बार। ये मीन की प्रॉपर्टी है, लीनियर प्रॉपर्टी। तो जिसमें y की जगह y बार डाल दो, x की जगह x बार डाल दो। तो और ये तीन वैल्यूज तो आपको पता है, y बार x बार तो डेटा से मिल जाता है, b की वैल्यू आपने जस्ट निकाला तो फिर आपको a की वैल्यू मिल जाती है। a हो जाता है y बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो a और b दोनों की वैल्यू मिल गई तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पर रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया था y इक्वल टू 3 प्लस 9x, फिर उसमें x की जगह पर जो
वैल्यू की मदद से प्रेडिक्शन करना है वो वैल्यू को पुट करो। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला था अगर 7 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है तो सेल्स कितना रहेगा, तो हमने x की जगह पर 7 सब्सटीट्यूट किया, तो हम लोगों को फिर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्स मिल गया। दिस वाज एस्टिमेशन ऑफ y ऑन द बेसिस ऑफ x। सिमिलरली यू कैन प्रेडिक्ट x ऑन द बेसिस ऑफ y। उसमें आपको bxy लगेगा, axy लगेगा और आपको आंसर आ जाएगा। इसमें ये जो axy है ये इस इक्वेशन की मदद से आया। यहाँ पर x बार विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू वाई बार। ये सब होगा आपके नोटबुक में, हम लोग ने किया है सब साथ। तो x की मदद से फिर हम लोग y प्रेडिक्ट करते हैं। कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोग ने किया था, लेकिन अब ये इक्वेशंस को यूज करके कैसे कर सकते हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली टाइप के आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो है जिसमें हम लोगों को r दिया रहता है। जैसे ये वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें आपको मीन दिया है x और y का, वेरिएंस दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है। इसकी मदद से आप r निकाल सकते हो। पहली बात तो देख लो, आपको x की मदद से y निकालना है कि y की मदद से x निकालना है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में क्या है, x दिया है, y निकालना है, तो आपको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स लगेगा। इक्वेशन लगेगी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए और बी दो वैल्यू मिल गई तो फिर x को पुट कर देना, x की वैल्यू 90 पुट कर देना तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ए और बी में से पहले क्या निकालते हैं हम लोग, b। पहले ए नहीं, पहले निकालते b। ये b कौन सा होता है, बी एक्स वाई या बी वाई एक्स? ये होता है बी वाई एक्स, क्योंकि y ऑन x वाला b है। तो बी वाई एक्स होता है ऐसा। जब r अवेलेबल है तो ऐसा डायरेक्टली निकाल सकते हैं, r इंटू रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ध्यान से, ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। इसके मदद से हम लोगों को मिल जाता है बी वाई एक्स। एक बार बी वाई एक्स मिल गया, उसको यहाँ पर पुट कर दो, तो फिर आपको फिर कौन सा, कहाँ पर पुट करो, इसमें पुट कर दो, क्योंकि अपना इक्वेशन क्या था, y बार इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स बार। उसमें b को पुट कर दो तो हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो ये a की वैल्यू मिल गई, तो ये आपको रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाता है। उसमें फिर x की जगह पर 90 पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाता है। ये क्वेश्चन में मतलब बहुत लंबा मेहनत नहीं करना है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर वो सब नहीं निकालते बैठना है आपको। ये क्वेश्चन में सिर्फ फटाफट ये वाले फॉर्मूले से बी वाई एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ये एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। एंड देन कुछ जो क्वेश्चन हम लोग ने किए थे थोड़े लंबे लंबे वाले थे। ये क्वेश्चन क्या था, ये कुछ क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट है, जैसे आपको ये ए और बी की कुछ इक्वेशन दिया है, उसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो, और एक बार आपको पता है कि y ऑन x पूछ रहे तो a प्लस बी एक्स वाई इक्वल टू a प्लस बी एक्स का फॉर्मूले में पुट कर देना है। कभी कभार आपको दो इक्वेशंस दी रहेगी कि ये रिग्रेशन इक्वेशंस है, और आपको बोला रहेगा कि कैलकुलेट x बार एंड y बार, तो आप क्या करोगे, आप वो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस बेसिस पे सॉल्व करोगे, एक तरीका। दूसरा तरीका, ऑप्शन में जो x बार y बार की जोड़ियां दी रहेगी उसको सब्स्टिट्यूट कर करके देखोगे, जो जोड़ी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो हमारा आंसर है। समझ रहे क्या? जैसे कि ये क्वेश्चन था, रिग्रेशन लाइंस दिया है ए वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई की, तो आप ऑप्शंस की वैल्यू को पुट कर करके देख लो कि भाई कौन सा जोड़ी एक्स वाई का दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स बार वाई बार। ये उनका प्रॉपर्टी है, दैट दे इंटरसेक्ट एट देयर मीन। समझ में आ रहा है क्या आपको? देन हम लोगों ने फिर ये देखा था, कभी कभार हम लोगों को दो इक्वेशन दी रहती थी और उसमें से हमको ये पता करना है कि उसमें से y ऑन x वाली कौन सी है, x ऑन y वाली कौन सी है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते थे, हम लोग अजम्पशन लेते थे। फर्स्ट अजम्पशन में सपोज हम लोग ने पहली इक्वेशन को x ऑन y माना था, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते थे x इक्वल टू a प्लस बी वाई के फॉर्मेट में। फिर उसमें ये जो b वाला पार्ट था उसको हम लोग निकालते थे बाहर एज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy। तो अगर ये x ऑन y है तो दूसरी y ऑन x मानते थे, उसको रिप्रेजेंट करते थे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्मेट में। उसमें ये वाला वैल्यू हो जाता था बी वाई एक्स। फिर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। पहली बात तो दोनों की साइन सेम होना चाहिए, साइन सेम नहीं है तो गलत असम्पशन, साइन सेम है तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं चलता है। यहाँ पर अगर 1 से बड़ा आ गया तो दैट असम्पशन इज रॉन्ग। फिर हम लोग दूसरा असम्पशन लेते हैं, उसमें देखते हैं कि पहला y ऑन x है, दूसरा x ऑन y है, तो फिर ये बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, इनका प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं क्या 1 से छोटा आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि यस दिस इज
दिस इज वाई ऑन एक्स एंड दिस इज एक्स ऑन वाई। एक बार फिर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई मिल गया और फिर हमारे पास में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स भी अवेलेबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बी एक्स वाई से आर निकाल सकते हैं हम लोग। अब क्योंकि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव थे तो आर की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। एक बार आर निकल गया, बी वाई एक्स पता है और दोनों में से एक स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, तो ये फॉर्मूले में पुट करके दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। कभी कभार डायरेक्टली पूछते थे कि विच वन इज द इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, नन ऑफ दिस। तो आपको वो असम्पशन लेकर के सॉल्व करते आना चाहिए। तो असम्पशन वाले भी क्वेश्चंस हम लोग ने किया है। एंड देन रिग्रेशन के जो कोएफिशिएंट रहते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट दे आर डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होते हैं बट उसको चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है। तो ये भी प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा था। इफ u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन पी एंड y इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन क्यू, तो ये जो p और q है ना उससे फर्क पड़ता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में। तो अगर आप ध्यान दो तो अल्टीमेटली ये आता है, अगर ये एकदम एडवांस्ड है, ये जिसको बहुत पूरा चैप्टर हो गया तो ये करना है, वरना ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको। बी वाई एक्स विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन पी। वाई जिससे डिवाइड होता है उसको हम क्यू बोल रहे हैं, एक्स जिससे डिवाइड होता है उसको हम लोग पी बोल रहे हैं। साइन का भी ध्यान रखना है, क्यू अपॉन पी इंटू बी वी यू। डिवाइड हो रहा है तो कभी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका इन्वर्स लेना है क्यू और पी की जगह पर। तो ये एक अगर पता चल गया तो आप उसकी मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इफ एट ऑल। मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर Q और P ये थे। Q था -1/3 और P था 1/2। उसको पुट करके फिर हमको आंसर मिल जाता है। तो ये भी किया है हम लोगों ने। एक बार किताब में प्रॉपर्टी वाला पेज देख लेते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज है, पेज नंबर 28 पे, है ना। ज्योमेट्रिक मीन ये वाला देखा, सिग्नेचर प्रॉपर्टी देखा। इफ r इज इक्वल टू 0 देन b बाय x एंड b x y विल बी 0 बिकॉज वो लिंक्ड है, दे इंटरसेक्ट एट देयर मीन। b बाय x एंड b x y को हम लोग स्लोप बोलते हैं। देन एंगल बिटवीन द लाइंस, ये भी हमारी बात हुई। इफ r इज इक्वल टू +1 और -1 देन द लाइंस विल कोइंसाइड। कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, बट इफ r इज 0 देन एंगल विल बी 90 डिग्री। इफ द r वैल्यू इज हाई, so as the r value reduces the angle increases. Then estimation of value, estimation is not possible if r is equal to 0. For estimation r should not be equal to 0, r should be non-zero. Magnitude, the product should not be more than 1, product of the regression coefficients, they are independent of origin but not of scale. And lastly, because इनका product जो है वो gm होता है, मतलब उनका जो GM है वो R होता है, BYX एंड BXY का। एंड यू शुड नो दैट AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM। ये पहले चैप्टर में पढ़े, सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। सो देयरफॉर AM ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसका कोई यूज नहीं है एज सच, विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ R बिकॉज R रिप्रेजेंट्स द GM ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो ये प्रॉपर्टीज थी, ये इसके पहले के पेजेस में आपको फॉर्मूले वगैरह दिए हैं किताब में। और अब ऑब्वियसली मैं एक क्वेश्चन तो अभी नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन आपको मैंने पूरे चैप्टर का रिकैप करवा दिया है अलॉन्ग विथ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो इंपॉर्टेंट, और एक बार लास्ट में बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर R फॉर BYX एंड BXY विल बी दिस वन। ये जो नीचे वाली प्रॉपर्टीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली में ये वाली अगर याद रहती है तो अच्छी बात है, बाकी उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए तो इतना ही ये वाले चैप्टर में। अब लगेगा तो आप बताइए, तो फिर हम लोग और भी कोई चैप्टर का रिवीजन करेंगे।